आज की क्लास में मैं आपको गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज जो है ये सेल का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। गोल्जी एपरेटस को समझने के पहले सबसे सिंपल सी बात, गोल्जी एपरेटस इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपने जो ऑर्गेनल्स पढ़े थे उसमें आपने सबसे पहले सीखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद अभी ये आपको हमेशा कहाँ दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही आजू बाजू में कहीं पे एसोसिएटेड दिखेगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे लाइसोसोम, क्योंकि यही गोल्जी बॉडी, अब जैसे देखिए यहाँ पे ये ना छोटे छोटे ऐसे वेसिकल्स बना के रिलीज कर रहा है तो इसी में कोई मॉडिफाई करके क्या होगा, लाइसोसोम बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो इसके बाद हम लोग लाइसोसोम पढ़ेंगे और उसके बाद वैक्यूल। ये चार आपके पार्ट है किसके, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, क्योंकि इनका वर्क आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कोरिलेटेड है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन ये जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो अगर आप एक को पढ़ रहे हैं तो सीरीज में आपको अगर ईआर पढ़ाया गया है तो उसके बाद गोल्जी एपरेटस ही पढ़ेंगे। जैसे भी मैंने आपको क्लास स्टार्ट करते ही क्वेश्चन पूछा कि आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो आपने आंसर करा कि क्योंकि पिछली क्लास में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो ऑब्वियस है कि आज की क्लास में हम लोग गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनल इज एसोसिएटेड जस्ट नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बनाएं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बनाते के साथ आप यहीं पे, और जब ये डायग्राम मैंने आपको शो करा था मैंने यहाँ भी बोला था कि ये एक बहुत बड़ा एरर है। एक्चुअली ये गोल्जी एपरेटस कहाँ जाएगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो इसके साथ एसोसिएटेड आपको दिखेगा। कभी भी किसी भी सेल के डायग्राम को आप देखेंगे तो वहां पे स्पेशलिटी क्या होती है, गोल्जी एपरेटस हमेशा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड दिखता है। बहुत सारे जितने भी इमेजेस आप देखेंगे सेल का, जो आप नॉर्मल एक डायग्राम होता है जो बचपन से आप बनाते आ रहे हैं, उसमें आपको यही चीज दिखेगी कि ये गोल्जी एपरेटस हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड होगा। देखिए जैसे एक डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ, ये देखिए। अभी जैसे हम इसका एग्जांपल लें, ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो इस ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये आपका ये पार्ट रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपने पूरा सीख रखा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब है तो इसके साथ ही यहाँ पे ये देखिए, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो आपको यहाँ पे ये ग्रीन कलर से नजर आ रहा है, ये इसके साथ ही एसोसिएटेड है। मतलब आपको अगर डायग्राम बनाने को दिया जाता है या कभी किसी को समझाना हो, खुद समझना हो, तो क्वेश्चन भी ये क्लियर करने का काम करता है कि आपको ये कहाँ दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। रीजन क्या है, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया जो आपके पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे यहाँ पे चाहे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें चाहे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो लिपिड बनाएगा, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। किसी चीज को बना देना ही बहुत काफी नहीं होता है, उसकी प्रोसेसिंग भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप एक नॉर्मल जो बाथिंग सोप देखते हैं, जो साबुन आपके घरों में आता है, आपने देखा होगा पहले एक ऊपर वाला जब उसका बॉक्स खोलेंगे तो फिर एक अंदर में एक और रैपर में पैक होता है, फिर आप ओपन करेंगे तो उसका बन जाना ही पहले तो वो नॉर्मली एक ऐसे पूरा का पूरा पार्ट के फॉर्म में वो बनता है, फिर उसकी कटिंग करी जाती है एक प्रॉपर शेप में, फिर उसके ऊपर वो आपने देखा होगा एक मतलब उसका नेम उसके ऊपर मेंशन्ड होता है, फिर वो स्टैंपिंग करी जाती है उसके ऊपर, फिर वो एक पैकिंग होती है, फिर दूसरी पैकिंग होती है। दैट इज प्रोसेसिंग, मतलब पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग दोनों चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो जो पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग है वो किसके जिम्मे है, वो काम कौन करेगा, वो गोल्जी एपरेटस करेगा। जब भी करेगा तो कौन करेगा, गोल्जी एपरेटस करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करने की। अब जब करेगा तो एक और चीज है जो कि यही डायग्राम आपको समझाने वाला और सिखाने वाला है, और कितना भी रटते रहिए कोई फायदा नहीं है उसका, यही डायग्राम आपको क्रिस्टल क्लियर करेगा। देखिए ये जो है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल, तो ये जैसे ही यहाँ जैसे हम आर की बात करते हैं, ये रहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर की बात करते हैं,
इसने क्या किया, प्रोटीन को सिंथेसाइज करके इसको दिया। तो जब ये देगा तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैंने इसके गोल्जी बॉडी के एक फेस को मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्लू कलर से मार्क कर दिया ये, और एक नीचे वाले फेस को मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर ये प्रोटीन सिंथेसाइज करके देगा तो इसके किस फेस की तरफ जाएगा, अपर ब्लू वाले फेस की तरफ या रेड वाले की तरफ, किधर जाएगा, कौन है नजदीक इसके, किसके पास जाएगा ये? मेरा क्वेश्चन समझ आया, ये किस फेस की तरफ जाएगा इसके, मैम कौन ब्लू सबसे वाली। पहले? ठीक है, क्योंकि ब्लू वाला जो है यहाँ पे पास है, नजदीक है, तो ऑब्वियस है यही जाए। तो मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन में सिखाऊंगी कि इसको हम लोग सिस फेस कहते हैं। सिस फेस ये क्या कहलाएगा, सिस फेस कहलाएगा। और ये बैकवर्ड साइड में जो आपको दिख रहा है इसकी अपोजिट साइड में, तो इसको हम लोग ट्रांस फेस कहेंगे। तो बोला जाता है कि जो यहाँ से कैच कर रहा है दैट इज फॉर्मिंग फेस। ये जो आप यहाँ से इसको देंगे, बोलेंगे हाँ भाई लो ये तुमको मैंने दे दिया प्रोसेसिंग के लिए, फिर ये जो स्ट्रक्चर आपको गोल्जी बॉडी का दिख रहा है इसके केस में क्या है, ये सब अंदर 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 एक दूसरे के साथ क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है। फिर ये प्रोसेसिंग कराता 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 जब इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो ये बाद के बैकवर्ड के ट्रांस फेस से क्या करता है, उसको यहाँ से रिलीज कर देता है। तो जब उसको वहां से रिलीज कर देता है तब जाके वो सेल में फ्री है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो और अच्छा आपको क्रिस्टल क्लियर समझना है तो ये गोल्जी ऑपरेटर्स जो है, तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है, ये सिस फेस है, ये क्या है, सिस फेस है। ठीक है, अब जब ये सिस फेस है तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गिव द टर्म फॉर द फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स, क्या हो जाएगा आंसर? फॉर्मिंग फेस का नाम क्या हो जाएगा? मैम सिस फेस। हाँ ठीक है, वेरी गुड। फॉर्मिंग फेस को हम लोग सिस फेस कहेंगे और ऑब्वियस इसका उल्टा कर देंगे, जो मैच्योरिंग फेस है ना जहां से रिलीज होगा दैट इज ट्रांस फेस। ठीक है, अब सवाल ये उठता है इसका नाम हर जगह चेंज होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऐसे इंटरनल हम बनाएंगे ना इनफोल्डिंग, तब हम उसका नाम वहां पे क्रिस्टा बोलेंगे, बट इट्स नॉट क्रिस्टा, ये सिस्टर्नी बोलते हैं इसको। अगर एक है तो CISTERNA, अगर आपको प्लूरल लिखना है तब लास्ट में ई ऐड कर देंगे, दैट बिकम सिस्टर्नी इज प्लूरल टर्म। ठीक है, तो हम लोग उसको सिस्टर्ना कहते हैं। और इसके अंदर में ये आपको जो स्पेस दिख रहा है ना, ये ल्यूमेन है, ये कॉल्ड ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है, जो स्पेस होता है ना हॉलो, उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या नजर आ रहा है, ल्यूमेन दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा एक ऑर्गेनल है, ऐसा भी नहीं कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो, इसको समझने में बहुत ही आसान और इजी सा है। बस एक लाइन है जो बच्चे बार बार मेरे से पूछते हैं। ठीक है, अब वो कौन सी लाइन है और क्या मतलब है सो मैं आपको समझाती हूँ। आपको आपके बुक में एक स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट आपको इससे समझ आएगा। देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हालांकि सारे बच्चों को पता होगा कि कंसेंट्रिक का क्या मतलब समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, पहले मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ किया। जैसे ये, इसको थोड़ा छोटा करके मैं इसके अंदर प्लेस कर देती हूँ, ये रहा। अगर एक और बनाना चाहते हैं एक और बना लीजिए। फिर क्या किया मैंने, एक और सर्कल बना दिया इसके भी बाहर, ये रहा। तो इसी को कंसेंट्रिक कहते हैं ना, यस और नो। एक सेम सेंटर को आपने क्या किया, लिया और डिफरेंट रेडियस के बहुत सारे सर्कल बना दिया आपने। तो इसको हम लोग वहां पे क्या टर्म देते हैं, कंसेंट्रिक। तो एक स्टेटमेंट आपके बुक में लिखा है, वहां पे लिखा है कंसेंट्रिकली अरेंज्ड। क्या लिखा है? कंसेंट्रिकली अरेंज्ड। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड का क्या मतलब होता है ना। तो कंसेंट्रिकली अरेंज्ड का मतलब है कि अगर हम इसको यहाँ से काट दें ऐसे करके, देखिए ये जो हाफ पोर्शन है ना, यहाँ से जो आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये रहा। और इसको जब हम कट करेंगे यहाँ से, तो कट करने के बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं
कि आप अगर इतने पोर्शन को कट कर देंगे, पहली चीज काट दिया मैंने, कट कर दिया, और कट करने के बाद जो बचपन में आप गोल्जी ऑपरेटर्स का डायग्राम बनाते थे, याद कीजिए थोड़ा सा, इनको ज्वाइन करा दीजिए यहाँ पे। बन गया, यस और नो? बना गोल्जी ऑपरेटर्स, ये गोल्जी बॉडी है ना? और एक और यहाँ पे, इसको भी ले लीजिए यहाँ पे इसके पैरेलल। अभी मैंने जो आपको ये डायग्राम का पैटर्न सिखाया है, आप सोच भी नहीं सकते कितने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का ये काम करता है। पहली चीज ये है कि आपने सीखा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रिक अरेंजमेंट। तो ये मतलब है कंसेंट्रिक अरेंजमेंट का कि आप जब सर्कल बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए, तो इनका अरेंजमेंट आपस में कैसा है, जो हर एक सिस्टर्ना है वो कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है। पहले इसका मतलब समझ आया सारे बच्चों को? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रिक अरेंजमेंट समझ आया, यस और नो? कंसेंट्रिक Yes, ma'am. अरेंजमेंट है ना, ऐसे ही बचपन में आप बनाते Yes, थे, याद ma'am. कीजिए, जब आपको गोल्जी बॉडी बनाना होता था ना, बच्चे ऐसे बनाते थे पेंसिल से। तो एक स्टेटमेंट आपके बुक में देखेंगे तो मेंशन करा होगा, द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड। मतलब मैं पूरा पढ़ा के बच्चों को भेज देती हूँ एक लाइन। अब हमारे दिमाग में ये बात होती है कि बच्चे ने 10th तक तो एटलीस्ट मैथ्स पढ़ा ही, और कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है वो सारे बच्चों ने बनाया है, ड्रॉ कर रखा है, तो बच्चों को ये लाइन जो है वो आती होगी। तो इसकी वजह से कई बार होता है कि ऐसे बताना रह जाता है दिमाग से। लेकिन कई बैचेस में जब पूरा पढ़ा के मैं भेज देती हूँ बच्चों को, तो वापस आके बस यही एक वर्ड मेरे से डाउट पूछते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं कि कंसेंट्रिकली अरेंज। अब एक और चीज है, कंसेंट्रिकली तो अरेंज है, लेकिन दीज आर स्टैक्ड पैरेलली। इसको देखिए, सब एक दूसरे के पैरेलल है। भले ही आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे एक पैटर्न लेके इसको ड्रॉ कर रहे हैं, बट पैरेलल ही तो है ये, है ना? सब एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। आपने कैसे इसको अरेंज करके रखा हुआ है, पैरेलल अरेंज करके आपने इसको रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो सिस्टर्नी है, अगर आप इसके ल्यूमेन के बारे में बात करते हैं, मतलब ये जो आपको डायमीटर यहाँ पे इसका देखने को मिल रहा है, अगर आप इसकी बात करें, ठीक है, तो ये आपको 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर जो है ये देखने को मिलेगा। मतलब 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, उतना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए डायमीटर इसका। तो अब फिर वापस से इसको रिकॉल करेंगे कि मैंने आपको क्या क्या सिखाया है, देखिए। और आज तक कभी भी ये नहीं पूछा गया हु डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपिटस, क्योंकि कैमिलो गोल्जी साहब ने 1898 में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करा था, तो उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रखा। तो जिसकी वजह से कोई पूछता नहीं है, वो ऑब्वियस से पूछा जाएगा आपसे हु डिस्कवर्ड या हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड गोल्जी एपिटस, और आपको ऑप्शन में कैमिलो गोल्जी दिख रहा है। तो इतना कॉमन सेंस तो किसी बच्चे के पास है कि वो कैमिलो गोल्जी को ही टिक करेगा, तो ये कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, मैं ऐसा नहीं है कि पूरे गोल्जी एपिटस को मना कर रही हूँ। अब देखिए, अब वापस से फिर इसको आप रिवाइज कीजिए, आपको क्या क्या सिखाया मैंने। सबसे पहली चीज जो आपने सीख रखी है, जो मैंने आपको एक सेल के डायग्राम से सिखाया, तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपने सीखा मेरे से कि गोल्जी एपरेटस जो ऑर्गेनल है, ये आपको जब भी दिखता है तो आपको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ, जो मैं इस डायग्राम के हेल्प से आपको समझा रही थी, ये देखिए, तो ये आपको जब भी आज तक दिखा है, तो ये आपको कहाँ दिखेगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के आजू बाजू में कहीं भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्यों, क्या रीजन है इसका? तो रीजन ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो बना के दिया, वो ट्रांसपोर्ट किसको किया गया, वो गोल्जी बॉडी को दिया गया। बोला गया ये लो, मेरा काम था सिंथेसाइज करना, बाकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम करो। गोल्जी बॉडी को दिया गया, गोल्जी बॉडी ने उसको कैच किया। किस फेस की तरफ से कैच किया? फ्रॉम सिस फेस। और फॉर्मिंग फेस, कॉमन सेंस लगाएंगे ऑटोमेटिकली, एक के साथ दूसरा आंसर को रिलेटेड है, इसमें कहीं तो कुछ याद ही नहीं करना है। तो सिस फेस को दिया गया, सिस फेस ने लिया, सो सिस फेस इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेस, क्योंकि यहाँ पे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स दिख रहे हैं आपको। फिर यहाँ पे ईच एंड एवरी जो ये आपको ल्यूमेन वाला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड सिस्टर्ना, प्लूरल इज सिस्टर्नी। और जब फॉर्मिंग फेस है सिस फेस, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे मैच्योरिंग फेस कौन सा होगा? ट्रांस फेस होगा। इसी में से कोई एक वेसिकल जो बन के निकलता है, तो जब वो क्या करेगा, सेल के कुछ अदर डीजेनरेटिंग स्ट्रक्चर्स को
वहां पे डाइजेस्ट करने के लिए जब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को कैरी कर बैठेगा, तब उसका नाम लाइसोसोम हो जाएगा, है ना। ये मैंने आपको सिखाया। फिर आगे जो अभी मैंने आपको ये बना के सिखाया, तो इससे आपने क्या सीखा कि दीज आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड। कौन? गोल्जी सिस्टर्नी। ये क्या? एक सिस्टर्ना, नेक्स्ट सिस्टर्ना, नेक्स्ट सिस्टर्ना। तो हम बोल सकते हैं कि दीज सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड। कहाँ दिखेगा आपको? तो नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब दूसरी बात ये है कि गोल्जी एपरेटस का अगर कोई आपको पूछ ले कि भाई एक बात बताओ, इसमें से कौन सा स्पेसिफिक वर्क है गोल्जी बॉडी का या गोल्जी एपरेटस का, तो स्पेसिफिक वर्क अगर कोई आपसे पूछता है तो हम लोग वहां पे किसके ऊपर टिक करते हैं? पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। बस ये हम लोग करते हैं। तो जो आपने सीखा है उसको बहुत ही शॉर्टकट में कट टू कट मेरे साथ नोट करते चलिए। ठीक है, इसमें तो खैर कुछ था नहीं। ये एक इमेज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप रेफरेंस के तौर पे। हालांकि यही सेम टू सेम ऐसा ही मिलता जुलता आपकी बुक में भी बना हुआ है, बट उसमें इनकमिंग और ट्रांसफेस और सिस्पेस नहीं लिखा हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कॉपी में बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। Yes, चलिए, एक डायग्राम रख लीजिए सामने ताकि चीजों को आप यहाँ से देख के लिख सकें। देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे गोल्जी बॉडी या गोल्जी। गोल्जी एपरेटस बहुत ही आसान सा है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्जी, विद इन ब्रैकेट डाल देंगे 1898। बस, नेक्स्ट पॉइंट। सिचुएटेड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप पूरा लिख लेंगे कंप्लीट, अगर आप लिख रहे हैं कॉपी में तो ठीक है। और ऐसा भी बोल सकते हैं नियर द न्यूक्लियस, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन बच्चों को मैं कहती हूँ ज्यादा एग्जैक्ट और एक्यूरेट क्या है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वैसे भी बेचारा उसके न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है ही है। दोनों ही बातें हो गई इसमें। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में यहाँ पे? सिस्टर्ना के बारे में। ई लगा देंगे अगर आपको उसको सिंगल लिखना है तो। ए ही रहने देंगे बस। क्या सीखा आपने इनके बारे में? तो आपको ये पता चला कि क्या है इसके पास, फ्लैट डिस्क शेप्ड sacs which are termed as cisternae। फिर उसके तुरंत कट टू कट सिर्फ क्वेश्चन में लिख रही हूँ, इतना भी लिख देंगे ना तो 5 से ज्यादा ही नंबर देने को मन करेगा टीचर को। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर डायमीटर लिखेंगे बिल्कुल कट टू कट। वैसे भी बायो में भी अब मैथ्स की तरह टेक्निकली मार्क्स मिलते हैं। वो क्वेश्चन ही आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि वहां पे कहीं कोई मार्क्स कटने की गुंजाइश ही नहीं होती। डायमीटर अब लिख लीजिए यहाँ पे 0.52 माइक्रोमीटर।
इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे मूव करूंगी मैं। यस मैम, डन। आपको याद हो चुका है ये सब कुछ, ठीक है ना? कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए साथ के साथ आपको क्लास में याद करते जाना। डायमीटर बस याद कर लीजिए, जहां बैठे हैं वही 5 टाइम्स बोल लीजिए। आपको वहां पे क्या याद करना है? गोल्जी apparatus सिस्टर्नी डायमीटर इज 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। बस नेक्स्ट आगे। अभी मैंने आपको कंसेंट्रिक अरेंजमेंट सिखाया, आपको लिख लीजिए। सिस्टर्नी are arranged concentrically near the न्यूक्लियस। क्योंकि एक जगह मैंने आपको ईआर लिख रखा है, तो न्यूक्लियस जो आपने लिखा है ना, तो क्लैरिटी के लिए एग्जाम में क्या करेंगे, ईआर भी ब्रैकेट में डाल देंगे कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ जो ये ईआर एसोसिएटेड है, बिल्कुल उसके पास में ये प्रेजेंट है। ठीक है, देन अब हम लोग सिस और ट्रांस स्पेस के बारे में बात करेंगे। एक साइड लिख लेंगे सिस स्पेस, और एक साइड लिख लेंगे ट्रांस स्पेस। अब आपको पता है, इसमें से मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सिस फेस के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये कॉन्वेक्स है। शेप कैसा है इसका? इसका ऑपोजिट कर देंगे, इसका ऑपोजिट कर देंगे उस साइड में भी। बस मैं कट टू कट जो डिफरेंस है वो लिख रही हूँ। वार्निंग है, वार्निंग फेस। अब अगर और क्लैरिटी आपको करनी है, तो ये कहाँ है आपके, टुवर्ड्स न्यूक्लियस की तरफ फेस कर रखा है इसने। और दूसरे वाले को क्या लिखेंगे? इसने कहाँ फेस करके रखा है? अब देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करते हैं ट्रांस फेस की, तो यहाँ पे देखिए कॉपी करके मैं चेंज कर रही हूँ। कॉन्वेक्स को क्या करें, यहाँ पे कॉन्केव कर दें, कॉन्केव। फॉर्मिंग फेस है यहाँ पे, मैच्योरिंग। यहाँ टुवर्ड्स न्यूक्लियस था सिस, तो ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बस हो गया, समय नहीं गया आपका इसमें, तुरंत हो गया ये क्विक। और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना? ये खुद ही यहाँ पे क्लियर करने का काम कर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिटन मैम। यहाँ तक याद हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं? ये भी सीख रखा है आपने। बहुत सारी लाइंस कवर हो गई इसमें, शॉर्ट में ना बहुत सारी लाइंस कवर। चलिए आगे फंक्शन की बात करते हैं हम लोग। काम नहीं लिखा हम लोगों ने अभी तक। फंक्शन और गोल्जी एपरेटस।
अगर बिल्कुल बेसिक आपको यहाँ पे बात करनी है, याद रखेंगे पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग। क्या याद रखेंगे? पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग। एंड प्रोसेसिंग ऑफ materials which are transported by ER to Golgi apparatus towards sys phase और forming phase। sys phase और forming phase में आपने क्या किया था? इसको दिया था ER के थ्रू। फिर क्या होगा? मटेरियल्स जो है कौन से फॉर्म में पैक होंगे? वेसिकल्स के फॉर्म में। जो वेसिकल बन के निकलते हुए आपने देखा डायग्राम में, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। तो लिख लीजिए इसको, मटेरियल्स टू बी packaged in the form of vesicles। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन आपको लिखना है फ्रॉम सिस फेस टू ट्रांस फेस। उल्टा नहीं चलाना है इसको, हमें ऐसा नहीं करना है एग्जाम में कि ट्रांस फेस टू सिस फेस लिख देना है। हमेशा याद रखना है कि सिस फेस टू ट्रांस फेस की तरफ ये जाएगा। और यही रीजन है, इन्हीं सब की वजह से आपको दिखेगा गोल्जी apparatus या पार्ट्स ऑफ गोल्जी apparatus या सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी apparatus आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो लिख लीजिए यहाँ पे गोल्जी apparatus always remains in close association with endoplasmic reticulum। ये हो गया। अब चलिए एक और, क्या कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है ये तो आपने देख लिया। अब लास्ट में क्योंकि ईआर की सिंथेसिस आपने देख रखी है तो वहीं से इसको बनाएंगे, ठीक है। इसका Ma'am, लेंगे can you प्रिंट। please show the फिर से बोलेंगे, थोड़ी आवाज गूंजती हुई आ रही थी, फिर से बोलेंगे। Ma'am, can you please show the previous page? हाँ लीजिए लीजिए। Okay, ma'am. Thank you. बस एक छोटा सा ना ये बनाता क्या, बस वही बच गया है। लिखना कैसे है सो देखिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, मैं डिलीट कर देती हूँ इसको यहाँ से। देखिए, अच्छा मुझे ना एक बात बताएंगे, जब आप ईआर का फंक्शन पढ़ रहे थे तो ईआर क्या क्या बना रहा था? One lipid. ठीक है, और और ma'am protein. हाँ ठीक है, वेरी गुड।
अब देखिए हम लोग उसके बेसिस पे क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे इसको, गोल्जी एपरेटस synthesizes यहां तक मैंने स्टॉप कर दिया, synthesizes। उसके बाद एक एरो मैंने ऐसे कर दिया ताकि इजीली याद हो जाए आपको, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। चलिए ऐसे स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा एग्जाम में। चलिए फिर से बोलिए क्या क्या बना रहा था यार। पहला प्रोटीन लिख सकते हैं हम लोग, Yes, ma'am. मैंने लिख दिया यहाँ पे। दूसरा लिपिड लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए करना क्या है, ये जो प्रोटीन और लिपिड आपने लिखा ना, वैसे लिखना तो गलत लग रहा है, ये कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें। ग्लाइको लगा देना है यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन का मतलब है आप जानते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड का बनता है। बोलने का ये मतलब है कि जैसे आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं वो ब्रिक्स का, ईंटों का बना हुआ है, ठीक उसी तरीके से एग्जैक्टली अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोटीन किसका बना हुआ है तो अमीनो एसिड का, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उसमें भी कोई आपसे पूछ ले कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है अब इसका क्या मतलब, व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन देन दैट प्रोटीन्स आर नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। समझ आया? अब यहाँ पे जो लिपिड था ना, इसको हमें ग्लाइकोलिपिड बनाना है। अब आ गया समझ में कि ये क्या सिंथेसाइज करता है, वो रटना नहीं है हमें, ईआर का याद है तो इसमें बस ग्लाइको लगा देंगे, है ना? समझ आ गया? देखिए चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, गोल्जी एपरेटस ओवर, डन। एक बार अपने बुक में पढ़ के चेक कर लेंगे 1 मिनट के अंदर, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछेंगे मेरे से, नहीं डाउट है तो बताएंगे कि हाँ डाउट नहीं है। देख लीजिए किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। गोल्जी एपरेटस में कोई डाउट किसी को? नो मैम। No, ma'am. पूरा क्लियर? बहुत ही आसान है, बहुत इजी सा है। जो डायग्राम है हर एक चीज क्लियर करने का काम है, ठीक है। चलिए याद हो गया आपको, एक बार चेक कर लेंगे इसके सारे क्वेश्चंस करके, कहीं आपको करने में दिक्कत ना आए। लाइसोसोम्स, ये टॉपिक है ना, बच्चों को कुछ समझ आए या ना आए, लेकिन एक क्वेश्चन बच्चों को बचपन से आता है, जब से वो पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन जब उनसे पूछा जाता है कि नेम द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सारे बच्चों को याद होता है लाइसोसोम। और जब उनसे पूछा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया, मॉनिटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल राइबोसोम। मतलब ये सारी चीजें है ना बच्चों के ब्रेन में प्रिंटेड होती है, ठीक है। तो ये लाइसोसोम्स जो है, बात तो ठीक है। अभी गोल्जी अपरेटस में लास्ट में हम एक पॉइंट लिख सकते थे, हमने वहां नहीं लिखा तो हम इसमें लिख लेंगे, बात बराबर है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। लिखना क्या है, लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपरेटस, जिसकी वजह से हम लोग एक काम कर रहे हैं यहाँ पे कि ये लाइसोसोम्स जो है पढ़ रहे हैं किसके बाद, हम गोल्जी अपरेटस की बात पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे सीरीज पूछा था ना जब आज की क्लास स्टार्ट करी थी, तो ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन लाइसोसोम्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि लाइसोसोम को पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि मैम ठीक है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, तो अलग से इसको ऑर्गेनल बना के पढ़ने की क्या जरूरत है। वो भी बात सही है, बच्चा भी अपनी जगह पे सही है। रीजन क्या है, लाइसोसोम एक्चुअली एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। क्या है, लाइसोसोम जो है ये एक्चुअली एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है और कुछ भी नहीं है।
जैसे आपके घर में आपने सारा सामान रख रखा है, बेड रख रखा है बेडरूम में, डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल रख रखा है, लिविंग एरिया में सोफा लगा रखा है, आपने सब कुछ कर रखा है। तो अगर आपके पास बहुत सारी अनाज की बोरियां है ना पड़ी हुई, तो ऐसा नहीं कि आप उसको ड्राइंग रूम में ले जाके रखते हैं, आप उसको स्टोर रूम में रखते हैं, लेकिन फेंक नहीं देते, आप दान नहीं कर देते किसी को। आपको पता है कि भाई जब हमारे किचन का राशन खत्म होगा तो वो हमारे यूज में आना है, ठीक है, तो आप उसको ले जाके एक अच्छे जगह पे स्टोर रूम में रख देते हैं। लाइसोसोम जो है, जब पढ़ाई हम कर रहे हैं, इसको इसलिए इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है पढ़ना कि जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी को, आपके सेल को हर एक कंपोनेंट मिलना है, ठीक उतना ही जरूरी और उतना ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए मेटाबॉलिक वेस्ट को डाइजेस्ट करना। मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करना? डाइजेस्ट करना। उसका डाइजेशन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डाइजेशन करना जब अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि लाइंस जो है वो यहाँ पे चेंज होगी, मैं ऊपर का इंट्रोडक्शन बाद में लिखूंगी, अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, अभी नहीं लिखेंगे, मैं बता दूंगी आपको आगे। देखिए जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लाइपेज की बात करें, जो कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, अच्छा खासा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि व्हाई द एंजाइम लाइपेज इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट्स। क्योंकि स्टेन रिमूवर की तरह, स्टेन में क्या है, लिपिड का पार्ट है, तो लिपिड को हटाने के लिए आपको लाइपेज चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि यहीं से आपसे सॉल्व हो गया कि ये क्या है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे तो आप वहां पे आंसर कर सकते हैं, ये लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। आप बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है, हमें याद हो गया, लाइपेज इज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। फिर अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ये कौन कैरी कर रहा है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन कैरी कर रहा है? लाइसोसोम। कौन कैरी कर रहा है? लाइसोसोम कैरी कर रहा है। मतलब सेल के पास अगर कहीं से भी कोई भी एक ऐसी चीज है जिसको वहां से गायब करना है, उसको डीजनरेट करना है, और वो उसका नेचर लिपिड का है, तो उसको डाइजेस्ट कराने के लिए एंजाइम कौन कैरी कर रहा है? लाइसोसोम कैरी कर रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान है, जैसा नाम है वैसा ही काम है इनका। फिर हम प्रोटीएज के बारे में बात करते हैं। एंजाइम की खासियत क्या है? हम उसमें एज लगा देते हैं। तो प्रोटीएज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इट्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीएज क्या हो जाता है? प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हो जाता है आपके पास, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया आपके पास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम देखने के बाद फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास आता है कार्बोहाइड्रेज। नाम जैसा है काम भी वैसा ही होगा, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। कार्बोहाइड्रेज, एज लगा दिया हमने। फिर ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। लास्ट में एक बचा आपके पास न्यूक्लियेजेस। अब न्यूक्लियेजेस के बारे में जब बात करी जाती है तो ये न्यूक्लियेजेस क्या हो गए? न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। अब आपके पास ना आपके बुक में चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा निकाल के देखेंगे, ध्यान से निकालिए एक बार। बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको बोल रखा है सारे बच्चों के पास मेरी क्लास करते वक्त एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, उसमें से बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर निकालिए। और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को जाके देखिए, है ना, उसमें आपको सिर्फ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, बस यही 4 चीजें पढ़नी है आपको। देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपके पास चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। Yes, उसको ma'am. जब आप टर्न करेंगे उसमें देखिए आपको पूरा बेसिक डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो मात्र इन्हीं 4 बायोमोलिक्यूल्स का पढ़ना है। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं विच आर लार्जर इन साइज। ये मैक्रो प्रोटीन को जब हम तोड़ेंगे तो हमें अमीनो एसिड, ये वो सारे फॉर्म है, चाहे हम लिपिड की बात करें, चाहे प्रोटीन की बात करें, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चाहे न्यूक्लिक एसिड, ये सारे ऐसे फॉर्म हैं, इतने लार्जर फॉर्म हैं कि चाह के भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता।
क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इनका साइज जो है बहुत बिगर है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करके, टूट के, ब्रेक डाउन करके खुद को बहुत ही इसके जो मिनिमल कंपोनेंट्स है उसमें तोड़ना पड़ेगा, तब जाके स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल तहस नहस करने के लिए, तोड़ने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास जो सारे मास्टरपीस के एंजाइम्स हैं वो कैरी कौन कर रहा है? लाइसोसोम्स कर रहा है। तो क्योंकि ये कैरी कर रहा है, तो इसकी वजह से ही आपने आज तक पढ़ाई करी है कि lysosomes are known as या referred as suicidal bag of the cell. Lysosomes are referred as suicidal bag of the cell. अब रीजन को बता दिया। Lysosomes are referred as suicidal bag of the cell due to presence of various hydrolytic enzymes. अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम को आप देखें तो इसी के लिए आपको दूसरा टर्म क्या लिखा होगा? हाइड्रोलेजेस लिखा होगा, है ना? वही चीज है। और ये हाइड्रोलेजेस की क्या खासियत है कि ये सिर्फ एसिडिक पीएच में ही एक्टिव होंगे, ठीक है? ये हो गया पहले ऊपर, ये इंट्रोडक्शन की तरह हो गया। फिर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ ऐसे कर देती हूँ, इम्पोर्टेंट hydrolases are चलिए अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। छोटी सी बात थी जो आपने यहाँ पे नोट कर रखा है। Yes, ma'am. Done. एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, पता नहीं किसी बच्चे ने नोटिस किया या नहीं किया, हर एक एंजाइम का ना एक प्रॉपर शेप बना हुआ है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक जैसे इमोजी नहीं बनता, उसने अपना माउथ ऐसे ओपन करके रखा हुआ लग रहा है ऐसा देखने में। Yes, teacher. इसका एक रीजन है, जो इसने एंजाइम का शेप ऐसा बना के रखा है ना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो हिडन है इसके पीछे। क्या रीजन हिडन है? तो जब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे आगे बायोमोलिक्यूल्स में, लॉक एंड की रिलेशनशिप ऑफ एंजाइम, इसको जब देखेंगे तो मैं आपको एक बात समझाऊंगी। वहां पे बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। एक छोटा सा अगर आपको डायग्राम दिया जाए तो आप भी 30 सेकंड में समझ सकते हैं इसको, उससे ज्यादा का समय आपको भी मिलेगा। मैं अगर कुछ ना भी बोलूं तब भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तब भी सीख जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, हमेशा के लिए याद रखेंगे, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जो आपके घर में लॉक एंड की का रिलेशन होता है, ठीक वही रिलेशन यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट का होता है। बोलने का क्या मतलब हुआ? एंजाइम अगर लॉक है, मतलब ताले की तरह, तो उसकी एक स्पेसिफिक की होगी। हमने लॉक एंड की ही क्यों बोला है? एक की से सारे ताले नहीं खुल जाते। अगर ऐसा होता तो कोई सेफ्टी के तौर पे अपने घर के बाहर लॉक लगा के नहीं जाता, ठीक है? तो यहाँ पे जो एंजाइम है, एंजाइम के पास यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर का ना एक नॉच है, मतलब बना हुआ है इसमें, इसको एक्टिव साइट बोलते हैं। तो ये जो शेप है ना, बिल्कुल इसी शेप का सबस्ट्रेट जो है वो होना चाहिए। बोलने का क्या मतलब, एंजाइम एंजाइम अलग, सबस्ट्रेट अलग। नहीं समझ आया? मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। अभी अभी आपने लिखा यहाँ पे
कि प्रोटीएज इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर आपका मन करे कि प्रोटीएज से हम लिपिड डाइजेस्ट कराएंगे, हो जाएगा? सोच के देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोटीएज से हम लिपिड को डाइजेस्ट करा दें, हो जाएगा? नहीं। अगर आपका मन कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट से हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट कराते हैं, तो जब नहीं होगा डाइजेस्ट, तो आपको अगर एक एंजाइम से हर एक का डाइजेशन हो जाता तो ये अलग अलग पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती? कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी आपको अलग अलग पढ़ाई करने की। तो ये रीजन है यहाँ पे कि आपको जो ये यहाँ पे इमेज दिख रहा है बहुत ही छोटे फॉर्म में, बहुत ही ऐसे यहाँ पे मिनिमाइज्ड फॉर्म में है, कोई बच्चा अगर ध्यान दे तभी उसको दिखेगा। तो ये जो बीच बीच में खाली खाली जगह है ना, यहाँ पे एंजाइम देखिए लिखा हुआ है इसको, तो एक्चुअली ये जो आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिख रहा है वो एक्टिव साइट है। वो वेट कर रहा है अपने सबस्ट्रेट का कि कब सबस्ट्रेट आए और मैं अपना काम करूं। तो एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट जाके अटैच हो जाता है तो उसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। यहां तक समझ आया सबको? लॉक एंड की रिलेशनशिप ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट समझ आया? समझ आया तो रिप्लाई करेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब ये आपको समझ आ गया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे देखिए। ये जो आपने मेंशन करा अभी, तो एक चीज बस रह गई, क्या? कि आप जो ये सारे हाइड्रोलेजेस देख रहे हैं, दीज ऑल आर एक्टिव ओनली एट एसिडिक पीएच। बस ये मेंशन कर लीजिए। All hydrolases or hydrolytic enzymes are only active at acidic pH। सिर्फ ये एसिडिक पीएच पे ही काम करेगा। फिर एक और चीज क्या रह गई? लाइसोसोम्स आर synthesized by Golgi apparatus during the phenomena of packaging and processing materials। इतना छोटा सा ये जो लाइसोसोम है, इसकी आपको पढ़ाई करनी थी। इसको एक बार देखेंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है इसमें जो रिमेनिंग होगा। इतना ही आपके बुक ने आपको पढ़ा रखा है। ये अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लेंगे। Ma'am, written. लाइसोसोम्स क्या है, क्या देखा आपने? लाइसोसोम्स आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, मतलब एक छोटे थैले की तरह, बैग की तरह एक स्ट्रक्चर है जो कि भर भर के सारे हाइड्रोलेजेस जो है उनको कैरी करने का काम कर रहा है। खुद क्या है तो कुछ नहीं है, ये एक ऐसे छोटा सा एक बैग की तरह है, बस यहाँ पे मेम्ब्रेन है, बाहर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है। ये कोई डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह या फिर क्लोरोप्लास्ट की तरह, या फिर मतलब ये कोई डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है। एक सिंगल मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ, ये बहुत काफी है इसके लिए। और ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है
क्योंकि अगर ये ब्रस्ट कर गया तो इसके ब्रस्ट होने के बाद ये पूरे के पूरे सेल को खुद ही डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस पीएच पे काम करता है तो ये एसिडिक पीएच पे काम करेगा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, तो आपके स्टमक का पीएच कितना होता है? आपके स्टमक का पीएच कितना, जैसे पेप्सिन का एग्जांपल लेते हैं, कितने पीएच पे काम करता है वो 1.8 पीएच पे काम करता है। आप सोच रहे हैं 1.8 पीएच का टॉयलेट क्लीनर भी शॉप वालों को बेचने का राइट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, जो एसिड अटैक्स वगैरह जो होने स्टार्ट हुए थे। भाई इतना स्ट्रॉन्ग एसिड आप सोच के देखिए, आपके स्टमक में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? आपके स्टमक में बन रहा है। तो उस पे कौन काम करेगा? तो उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो बहुत अच्छा काम, सबका अलग अलग पीएच है काम करने का। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। अगर आपका मन करे कि नहीं हम पेप्सिन को एसिडिक की बजाय वहां पे अल्कलाइन पीएच देते, वो काम नहीं करेगा, वो अपना काम करना बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि पीएच भी जो है वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, और आपको नेम जो है रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। नाम जो है वो खुद ही अपने एंजाइम के नाम को बता रहा है। जैसे लिपिड डाइजेस्टिंग होगा तो लाइपेज, एल फॉर लिपिड, एल फॉर लाइपेज, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रोटीज, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, एन फॉर न्यूक्लिक एसिड, एन फॉर न्यूक्लियेजेस, है ना। यहाँ पे एक हाइफन देना रह गया है, मैं उसको दे देती हूँ। ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियेजेस न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है, बस एक छोटा सा ये हाइफन। चलिए, लाइसोसोम्स क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? No, ma'am. No, ma'am. अब जो भी आपने सीखा है उसका फटाफट जो है वो प्रैक्टिस वर्क कीजिए, जिससे आपको ये पता चले कि आपने कितना सीखा आज की क्लास में। अगर मैं आपसे पूछूं कि विच ऑर्गेनल ऑफ सेल पोजेस कंसेंट्रिक अरेंजमेंट, तो क्या बोलेंगे? आंसर क्या होगा? Golgi body. ठीक है, वेरी गुड। इस गॉल्जी ऑपरेटर्स को छोड़ के कुछ और आंसर हो सकता है क्या? सोच के देखिए तो। सेल के पास कोई और ऐसा ऑर्गेनल है जो कंसेंट्रिक अरेंजमेंट शो करता है? No, ma'am. हाँ, कोई भी ऐसा ऑर्गेनल नहीं, इसलिए ये क्या है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसका आंसर वेरी नहीं करेगा। सिर्फ एक गॉल्जी ऑपरेटस ही है ऐसा जो आपको क्या करता है, कंसेंट्रिक अरेंजमेंट शो करता है। फिर नेम द ऑर्गेनल which is situated or located near एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका भी कोई और आंसर नहीं हो सकता, एक ही आंसर है। अभी तो एक साथ है तो आपको इजी लग रहा होगा, कंफ्यूज तब होइएगा जब अलग अलग आपसे अलग से पूछा जाएगा। आंसर इज ओनली गॉल्जी ऑपरेटस। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे।
Done, ma'am. फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे why are Golgi apparatus always associated just near the endoplasmic reticulum. ये आपको जब भी दिखेगा तो कहाँ दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एसोसिएटेड दिखेगा। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि मटेरियल्स which are packaged and processed in Golgi apparatus that are transported by endoplasmic reticulum towards the cis face of Golgi apparatus, है ना। इतनी सी बात है कि जो चीजें Golgi apparatus पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का काम कर रहा है वो उसको मिला कहाँ से। जैसे आप कोई भी फैक्ट्री है, कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो चला गया सहारा डेजर्ट में बनाने के लिए, बनाने चला भी जाएगा तो क्या होगा, बना भी लेगा तो क्या होगा, बना भी लेगा तो वो यूजलेस है, पैसे वेस्ट हो जाएंगे उसके। कोई भी अपनी कंपनी या फिर कोई भी ऐसी चीज, इंडस्ट्रियल एरिया जब आप देखेंगे ना तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया हमेशा उस जगह पे होता है जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या होगा, मतलब इजी होना चाहिए, बहुत ही इजी होना चाहिए। अब ये नहीं कि उसको लाने में हालत खराब हो जाए, तब नहीं, वहां पे नहीं करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, उस जगह पे जाके सिचुएटेड होके बैठ जाता है जहां पे इसको क्या दिखता है कि अच्छा मुझे जो रॉ मटेरियल है वो यहीं से मिलना है। गोल्जी ऑपरेटर्स क्या बोलेगा, भाई मुझे तो रॉ मटेरियल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेना है, इसलिए मैं कहाँ रहूंगा, मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रह के वेट करता हूँ। जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड बना के देगा, तुरंत सिस फेस के थ्रू मैं कैच करता हुआ उसको आगे की तरफ, आगे 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 मैं फॉरवर्ड करता चला जाऊंगा। ठीक है, बस इतना सा रीजन है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आंसर इसका, मटेरियल्स which are packaged and processed in Golgi apparatus are transported by endoplasmic reticulum towards cis face of Golgi apparatus. Next, name the suicidal bag of the cell. Ma'am, lysosome. ठीक है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। Done, ma'am. Then, ma'am. Give the term for the disc-shaped
parallel structures of Golgi apparatus. सिस्टर नहीं बोलेंगे हम लोग. चलिए. फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द differences between cis phase and trans phase of Golgi apparatus. वैसे ही करेंगे जैसे अभी मैंने आपको सिखाया. एक साइड लिखेंगे सिस फेस और जो इस साइड लिखेंगे उसको अपोजिट कर देंगे. ये आपको पता है क्या है ये. पहले तो कॉन्वेक्स है ये, फॉर्मिंग फेस है ये, टुवर्ड्स ईआर है ये. न्यूक्लियस लिखा था मैंने वहां पे, यहाँ ईआर कर दिया. अब इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ ट्रांसफेस. सिस को कर दीजिए ट्रांस. कॉन्वेक्स को कॉनकेव, फॉर्मिंग को मैच्योरिंग, टुवर्ड्स ईआर की बजाय टुवर्ड्स मेम्ब्रेन. अब ठीक है, चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे. Done, ma'am. Mention all the hydrolysis of lysosomes. ये जो मैंने आपको मेंशन कर रखा है बहुत ही आसान है. लाइपेज, कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, न्यूक्लियसेस. मैं इसकी बात कर रही हूँ. Next question. Name that organelle of cell which is synthesized by Golgi apparatus. Lysosomes
Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस पेज का स्क्रीनशॉट। Done, ma'am. Ma'am, done. 9th क्वेश्चन लिखिए। 9th और 10th क्वेश्चन आप जानते हैं एज यूजुअल। एक्सप्लेन Golgi apparatus with the help of suitable diagrams of cis phase and trans phase. 10th question. Write a detailed note on lysosomes. जो दोनों मैंने करा रखा है आज की क्लास में उसको आपको डिटेल से करना है, जैसे है एज इट इज वैसे लिखना, डायग्राम बना के बस ये देखना है कि बिना देखे आप कितना लिख सकते हैं। Done, ma'am. Yes, हो ma'am, गया? done. किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? No, ma'am, Ma'am, no doubt. एक मैम बार आपने इसको कहा कि अगर लाइसोसोम बर्स्ट करेगा तो फिर वो सेल भी डिसॉल्व कर सकता है, तो हम लाइसोसोम बर्स्ट करने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? कंडीशंस कुछ नहीं, मेटाबॉलिक एरर होगा और उसका मेम्ब्रेन बस क्या होना चाहिए, कहीं से भी टीयर हुआ, कोई भी रीजन हुआ, अब पता चला कि सेल के अंदर क्या है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लिपिड के लिए हार्मफुल है। भाई मेम्ब्रेन तो कहीं भी हो, कैसा भी हो, किसका बना होगा? लिपिड का बना होगा। ठीक है, तो अगर लिपिड को डिसॉल्व करने वाली कोई भी चीज अवेलेबल हुई तो वो क्या करेगा? सेल को बस्ट कराने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, ओके मैम। और कोई डाउट किसी को? नो मैम। एक बार चैप्टर शुरू से लेके यहाँ तक लाइन बाय लाइन रीड करके भी देखेंगे, जो कि कभी कोई बच्चा करता नहीं है, करेंगे तो बहुत सारे और भी डाउट्स निकल के आएंगे, चाहे वो इंग्लिश का वर्ड मीनिंग ही क्यों ना हो, उसको पूछ लेंगे मेरे से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, Okay, ma'am. यस मैम।